नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग राजी खुशी से होंगे। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे 33। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बिहार। बिहार का ज़िला सिवान। साल 1999। तो क्या हुआ था, आइए चलते हैं अब आगे की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है, लेकिन गांव के लोग और परिवार के लोग मुझे राजू राजू कह करके पुकारते थे। मैं 8वीं 9वीं क्लास तक बस पढ़ा था। 8वीं पास करके 9वीं में गया और उससे आगे मैं पढ़ नहीं पाया। और मेरे जो पिता थे, खेती बाड़ी थी, अच्छी थी, कोई चीज़ का ऐसा कोई कमी नहीं था। तो पिता ने भी जोर नहीं लगाया पढ़ाई में, और ना मैं खुद पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाया। तो ले दे के मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी। मेरी उम्र करीब 21 साल की रही होगी, उस टाइम की बात है। अब मेरा क्या काम था, बस घर का काम करना, खेतों का काम करना, बाज़ार जाना। और मेरे से जो बड़ी बहन थी उनकी शादी हो चुकी थी, और जीजा जी जो थे वो गुजरात में रहते थे। खुद का उनका ट्रक का काम था, सब्जी मंडी से वो ट्रक का अपना कांटेक्ट किए हुए थे। तो वही चल रहा था। इधर मैं गांव में था। गांव में मेरे से छोटा एक और भाई थे, और जो मेरे पिताजी थे ना, एक शौकिया तांत्रिक थे। शौक शौक में तांत्रिक विद्या सीख रखे थे और लोगों का भला भी किया करते थे। लेकिन वो रात, वो शाम जो मेरे साथ में घटी थी, अब मैं उस कहानी पर आता हूँ जो मेरे साथ उस घटना का शुरुआत हुई थी। मैं किसी काम से बाज़ार गया हुआ था। बाज़ार से मैं जब लौट रहा था अपनी साइकिल के द्वारा, तो हमारे गांव का जो मेन सड़क है, वहाँ पर हमारे गांव का एक पान बीड़ी का दुकान भी था, और वहाँ मैं अक्सर रुक जाया करता था। तंबाकू खाने का मुझे शौक़ था, और वहाँ पर उस दुकानदार से खड़ा होकर के, जो मेरे गांव का ही था, उसे तंबाकू लेकर के खाने लगा। बातचीत होने लगी, और तब तक अंधेरा हो चुका था। और वो दुकानदार कह रहा था कि थोड़ी देर रुक जाओ, साथ में ही चलते हैं। लेकिन मुझे जल्दी थी। मैं सोचा कि अब मैं साइकिल से अपना निकल जाऊं गांव, क्योंकि मैं सुबह से निकला हुआ था। और मैं दुकानदार से बोला कि आपको अभी दुकान बढ़ाओगे, टाइम लगेगा, और मैं तब तक घर पहुंच जाऊंगा। दुकानदार मुझे बोलता रह गया कि अरे रुक जाओ राजू भाई, रुक जाओ, मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा। मेरे गांव में अब जो मेन रास्ता था, वहाँ पर एक बगीचा भी था। अब बगीचा में जो आसपास के गांव का जो मुर्दा जो कोई होता था, मुर्दा जलाया जाता था। एक तरह से एक शमशान घाट की तरह प्रयोग में लिया जाता था, हमारे गांव का भी और बगल का गांव का भी। दोनों गांव का सेंटर में वो बगीचा था, और मुर्दा वहाँ पर जलाया जाता था। लेकिन एक तरह से शमशान घाट नहीं था वो, जैसा हर एक गांव में होता है, अलग से शमशान घाट बनाया जाता है। हमारे गांव में वो सुविधा नहीं थी। अब वहाँ पर डेड बॉडी जला करके, और एक तरह से जो भी था उसको नदी में प्रवाह किया जाता था, ऐसा ही होता था। और वहाँ पर अब ना जाने कब से चिता जल रही होगी, मुझे तो मालूम नहीं था। मैं सुबह से अपना बाज़ार चला गया था। जब मैं उस दुकानदार से बात करके, जो मुझे रोकता रह गया कि राजू रुक जाओ, मैं भी चल रहा हूँ, लेकिन उसकी बात अनसुनी करके और उस बगीचे की तरफ चलने लगा। और मैं जब वहाँ पहुँचा ना, तो मुझे बाएं साइड में एक चीता अब ठंडी होती दिखाई दे रही थी। मतलब चिता की जो लपटें थी ख़त्म हो चुकी थी, और उसमें कोयला लाल लाल सा दिख रहा था। और तब मुझे आभास हुआ कि आज यहाँ पर कोई मुर्दा जला है। अब मैं अनदेखी करता हुआ उस चीज़ को साइकिल चलाता रहा, और जैसे ही उस मुर्दा शरीर जो राख थी वहाँ से मैं पार करने लगा, अचानक मेरी साइकिल की चेन जो थी उलझ गई। और चेन ऐसी उलझी कि मेरी साइकिल अपने आप रुक गई। मैं अब अपना साइकिल का चेन
सुधारने में लगा हुआ था, लेकिन चैन ऐसा फंसा हुआ था कि निकलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बड़ा परेशानी में फंस गया था। मैं जी जान से कोशिश कर रहा था कि अपनी साइकिल का चैन निकाल लूँ और दोबारा उसको सही करके अब मैं अपने गांव की तरफ निकल पड़ूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और तभी वहाँ पर तेज तेज हवा चलने लगी, और वो हवा ऐसी थी कि जो चिता की जो राख थी, जो कोयले अब बुझने जा रहे थे, उसमें अब एक तरह से घी का काम किया। और वो हवा और वो चिते की राख, कोयला, सब कुछ उड़ करके मेरी तरफ आने लगा। ऐसी हालत हो गई ना कि मुझे लगने लगा कि वो कोयला अब मुझे जलाना चाहता है। ऐसी में मैं डर चुका था, और हवा भी बहुत तेज हो गई थी। मुझे बड़ा डर लग रहा था। अब अंधेरा हो चुका था, रास्ता भी सुनसान हो गया था। और ऐसा जब हुआ तो मैं तो बेहद घबरा गया। साइकिल का चेन अभी सही नहीं हो पा रहा था, निकल ही नहीं रहा था। गांव जो था अभी मेरा दूर था, और सबसे नज़दीक वो जो दुकान था तंबाकू पान बीड़ी वाला, सबसे नज़दीक वही था। मैं घबरा करके अपनी साइकिल कंधे पर उठाया और तेज़ी से दौड़ता हुआ उस दुकान पर पहुंच गया। मैं पीछे मुड़ करके भी देख रहा था, तब भी तेज तेज हवा चल रही थी और कोयला उड़ता हुआ जा रहा था, अंगार की तरह दिख रहा था। मैं अब जब दुकान पर पहुंचा तब मैं अपनी सांस में सांस लिया। और वो दुकान वाले भैया थे, अब अपनी दुकान बढ़ा रहे थे और कहने लगे, राजू लौट आए? अरे मैं तो कह रहा था कि रुक जाते, साथ में चलते। अब मैं फिर साइकिल स्टैंड पर खड़ा करके चैन को उतारने लगा, और वहाँ पर चैन आराम से उतर गई। मुझे बहुत हैरानी हुई कि उस जगह पर चैन तो सही नहीं हो पा रही थी, और यहाँ कुछ ही टाइम लगा और चैन आराम से उतर गई, और चैन को मैंने दोबारा से चढ़ा भी दिया। बड़ी कमाल की बात थी उस शाम की। लेकिन अब मैं उस जगह पर था जहाँ हमारे गांव के दुकानदार थे भैया। और इसके बाद हम दोनों लोग, वो उनके पास भी साइकिल थी और मेरे पास भी, और फिर हम अपने गांव लौट आए थे। मैं जब उस जगह से गुजर रहा था ना, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। भैया आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे था, और अचानक जहाँ पर चिता जली थी, मुझे आभास हुआ कि वहाँ पर कोई औरत खड़ी है और मुझे निहार रही है। हालांकि मुझे इस बात का कन्फर्म नहीं था कि जो मैंने देखा वो वास्तव में ऐसा था या मेरी नज़रों का धोखा था। उस टाइम तो ऐसा ही लगा, लेकिन मैं इतना ही सब सोच करके बेहद डर चुका था। और तेजी तेजी से साइकिल अपना पैडल मारने लगा। भैया आगे चल रहे थे, मैं पीछे। हम दोनों अब गांव में पहुंच गए थे, वो अपने घर और मैं अपने घर। ये बात अपने परिवार में मैं किसी से नहीं बताया, ना पिताजी से, ना अपने छोटे भाई से। और हम जैसे अब घर का काम धाम होता था, बाजार का सौदा लाया और सब अपने घर में दिया। इसके बाद तो रात हो गई थी, खाना वाना खा करके हम पिताजी के साथ ही सोते थे, हम दोनों भाई अलग अलग चारपाई पर। और रात हो चुकी थी, मैं सोने की तैयारी कर रहा था। पिताजी से हमारी कुछ बातचीत चल रही थी, नींद भी आ रही थी। और पिताजी कहने लगे कि राजू अब सो जा, रात ज़्यादा हो चुकी है। अब मैं भी अपना आंख बंद करने लगा, और तभी आभास हुआ कि हमारे चारपाई के पास कोई औरत खड़ी हुई है। जैसे ही मैं उस औरत को देखा ना, तो मैं तो बिल्कुल डर चुका था। वो ऐसी ही औरत थी जो मैंने शमशान में देखा था उस जगह पर। सेम वैसी शक्ल, सेम वही कपड़े, खुले हुए बाल, और मेरी चारपाई के पास खड़ी होकर के मुझे घूर रही थी। मुझे अभी भी लगा कि ये मेरा दिमाग का भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं जो चादर था, जनवरी का महीना था, मैं सर ढककर सोता नहीं था। जो भी कंबल था मेरे पास में, अब उसी के डर से मैं अपना कंबल को पूरा मुंह ढांप लिया। और तभी पिताजी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो जोर जोर से शायद उसी औरत को डांट रहे थे। अरे तू कैसे आ गई इस घर में? क्या ढूंढ रही यहाँ पर? भाग जा, यहाँ पर तेरे लायक कोई नहीं है, निकल जा यहाँ से, दोबारा मत आना। पिताजी उस औरत को देख लिए थे। वो तो तांत्रिक थे ही, और उनको
बिल्कुल पता चल गया था कि हमारे घर में कोई आत्मा घुस आई है। अब पिताजी उसको डांट डपट करके हमारे घर से भगा दिए। लेकिन मैं कंबल ओढ़े हुए पिताजी की सारी बात सुन रहा था। पिताजी जब उस औरत को डांट रहे थे, और कुछ देर के बाद में पिताजी भी सो गए और मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मैं उसी डर में अभी भी अब जैसे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। और अचानक मुझे फिर आभास हुआ कि जैसे मेरे चारपाई के पास में कोई आकर के खड़ी हो गई है, ऐसा ही जैसे मैंने पहले देखा था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना कंबल को हटाऊं और मैं उसको देखूं। मेरे में उस समय इतनी ताकत नहीं थी। पिताजी सो रहे थे, उनकी नाक बज रही थी, खराटे ले रहे थे। अगर उस टाइम वो जागते होते तो शायद उनको पता चल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं डर के मारे पिताजी को आवाज़ भी लगा नहीं पाया। ना जाने औरत कब तक वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कंबल से अपना सर बाहर निकाल करके देखूं कि वो अब गई या फिर वहीं पर है। और ऐसा करते करते अब ना जाने मुझे कब नींद आ गई थी। जब सुबह हुई ना, तो मैं बेहद घबराया हुआ था, डरा हुआ था। मैं अपने पिता से पूछना चाहता था, लेकिन पूछ ही नहीं पाया। अब पिताजी भी बिजी रहते थे, खेत खलिहान का एक मामला होता था। सुबह उठते अपने खेत में और मुझे भी अब साथ में जाना पड़ा। अब ये सब मामला हम लोग रात में जो हुआ सुबह भूल चुके थे। पिताजी तांत्रिक थे और वो जानते थे कि मैं एक बार डांट दिया तो मेरे घर में कोई आत्मा दोबारा से आ नहीं सकेगी। लेकिन उनकी ये भूल थी। वो औरत रात में दोबारा आई थी और ना जाने कब तक मेरे सिरहाने खड़ी रही और क्या करती रही, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। खैर, ये तो मामला अब हल हो चुका था। लेकिन दूसरे रात से ना तो मेरे पास में कोई औरत आई, ना मुझे दिखाई दी। और ऐसा करते करते करीब 2-3 महीना बीत चुका था। हाँ, लेकिन मैं जब उस रास्ते से जाता ना, बाजार वगैरह दिन के टाइम में भी, और मेरी निगाहें उस जहाँ पर चीता जली हुई थी और उधर दौड़ जाती, निगाहें मेरी देखने लगती, तो मुझे आभास होता था कि वही औरत उस जगह पर अभी भी खड़ी है, किसी पेड़ के पास में मुझे देख रही है। अब फिर मैं डर लेता था, फिर अपनी साइकिल तेज भगाता हुआ निकल जाता था। आते जाते ऐसा ही मेरे साथ में होता था। कुछ महीनों के बाद मेरे जीजा जी मुझे बुलावा भेज दिया कि राजू, तू गांव में क्या कर रहा है? अब तो फसल का टाइम भी नहीं है, तू आ जा मेरे पास में, 1-2 महीना रह यहाँ पर, अब फिर चले जाना। तेरी दीदी भी बुला रही है, तुझे देखना भी है। और मैं गुजरात चला गया था अपने जीजा जी के पास में, और वहाँ सब कुछ सही चल रहा था। हमारे जो रिश्तेदार थे, टोटल मिलाकर वहाँ पर 25-30 लोग रहा करते थे। और एक घर में तो हम लोग 10 लोग अब रहते थे। उस घर में 10 लोग के लिए बिस्तर वगैरह सब कुछ हमेशा रेडी रहता था। मेरे जीजा जी का मंडी का काम था। अब उनके भी कई वर्कर होते थे जो रात में रुक जाया करते थे, और उनके सगे संबंधी भी थे, वो भी उसी कमरे में रुकते थे जिसमें मैं रहता था। और एक रात की बात है, मैं अपने बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था और अचानक एक औरत मेरे पास में पहुंच गई। मैं नींद में था और जब वो औरत पहुंची तब मुझे आभास हुआ कि कोई मेरे पास में आकर के खड़ा हो गया है। मैं अपने आँख खोल करके देखा कि शायद जीजा जी के कोई वर्कर आ गया होगा, देर रात हो चुकी है, अब उसको भी सोने के लिए स्थान चाहिए। इसीलिए मैं अपनी आँख खोल करके देखना चाहा कि वो अगर वर्कर होगा तो मैं उसको जगह दे दूंगा कि भाई तुम यहाँ पर सो जाओ। लेकिन जब मैं जागा, आँख खोल करके देखा, तो मैं तो बेहद डर चुका था। ये वही गांव वाली औरत जो मुझे वहाँ दिखाई देती थी और उस रात मेरे घर तक पहुँच गई थी, जिसको मेरे पिता ने डांट करके भगा दिया था, लेकिन फिर दोबारा आ चुकी थी। वही मेरे बिस्तर के पास में खड़ी थी। मैं तो उसको देखते ही एकदम लगा कि मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन
उसकी आंखों में ना जाने ऐसा कौन सा जादू था। मैं उसकी आंखें देखता रह गया था, और जैसे ही उसकी आंखों को देखा ना, तो मैं अपना सुध बुध खो बैठा था। अब फिर मुझे अब उससे डर नहीं लग रहा था। ऐसा ना जाने क्या उसने मेरे ऊपर जादू कर दिया था। और वो औरत मेरे हाथ पकड़ करके, आज मैं जिस अवस्था में था, जैसा कपड़ा पहन के मैं सोया करता था, वैसे ही कपड़ा पहन करके मैं खड़ा हो गया। बिना चप्पल पहने वो औरत मुझे अब उस घर से बाहर लेकर के चल पड़ी थी। आगे आगे वो, अब पीछे पीछे मैं सम्मोहित हुआ पड़ा था। वो मुझ पर जरूर ऐसी कोई जादू किया हुआ था। अब वो मुझे लेकर के कॉलोनी से दूर, कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी मुझे पैदल तय करवाई। अब फिर एक जगह पर जहाँ शमशान भूमि लिखा हुआ था, मैंने बोर्ड पढ़ा था, बस यही लिखा हुआ था, शमशान भूमि। और उस जगह पर वो मुझे अंदर लेके गई, एक पेड़ के पास मुझे बिठा दिया, कहने लगी तुम यहाँ बैठो, अब मैं अभी आ रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ड्रीम में हूँ। मुझे किस बात का डर। अब मुझे कमाल की बात थी कि मुझे कोई डर भी नहीं लग रहा था उस औरत से। मैं शमशान के अंदर आकर के बैठा हूँ पेड़ के नीचे में, अब मुझे कोई डर नहीं, मैं बेफिक्र था। आज जब वो लौटी तो उसके साथ एक और लड़की दिखाई दी, खूबसूरत लड़की, और उम्र में उस औरत से काफ़ी छोटी। दोनों मेरे पास आकर के बैठने लगे और मुझसे हंसी मजाक करने लगे, और एक तरह से अब मेरे से रिश्ता बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब मुझे लग रहा था कि ये सपना में सब कुछ हो रहा है, मेरी नींद टूटेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। दोनों औरतों ने मेरे साथ में रिश्ता बनाया, हंसी मजाक करते रहे, और सुबह के 3 बजे वही औरत मुझे अब चलने की इशारा किया कि चलो अब सुबह होने वाली है, मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पहुंचा दूँ। इसके बाद आगे आगे वो, पीछे पीछे मैं, और फिर मुझे बिस्तर पर एक तरह से लिटा करके और फिर वापस वो चली गई। और जैसे ही मुड़ी, मैं गहरी नींद में जा चुका था। और कमाल की बात थी कि वहाँ पर 10-15 लोग रात में हमेशा सोया करते थे। किसी ने उस औरत को नहीं देखा, ना मुझे जाते हुए देखा, ना आते हुए देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई बाथरूम के लिए ज़रूर उठता होगा। क्या किसी की निगाह मेरे बिस्तर पर नहीं पड़ी कि मैं अपने बिस्तर पर नहीं हूँ? चप्पल मेरा वहाँ पड़ा हुआ है, मैं कहाँ गया? कोई खोज खबर लेने वाला था ही नहीं, क्योंकि सारे लोग निद्रा में सोए हुए थे, किसी को कुछ भी पता नहीं। मैं सब सुबह जागा ना, तब मुझे एहसास हुआ कि अरे मैंने रात को बड़ा भयानक सपना देखा, और मैं एकदम हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी मैं लगा कि अरे सपना तो सपना होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लोग बाग इससे भी भयानक भयानक सपना देखते हैं, मैं तो कुछ ऐसे ही देखा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने मन को शांत कराने में लग रहा था, और बनियान को मैं एक तरह से उठा लिया। एक स्थान पर मेरे सीने पर खुजली सी हो रही थी। अब मैं देखने लगा कि कोई मच्छर उच्छर तो नहीं काट दिया है। और तब मुझे देख करके बड़ी हैरानी हुई, जैसे लगा कि कोई मेरे सीने पर नाखून चुभो रखा है, और गहरा जख्म था, लेकिन ना उसमें कोई एक बूंद खून रिस रहा था, ना कुछ दर्द हो रहा था, बस खुजली सी हो रही थी। मैं उस निशान को देख करके हैरत में पड़ चुका था कि ये कब चोट लगी, मुझे जरा भी पता नहीं है। आज साफ दिखने से लगता था कि किसी के तेज नाखून मेरे सीने में धंस गया हो, ऐसा ही निशान बना हुआ था। ये कौन कर गया है, कैसे हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। खैर, इस घटना की चर्चा मैं तो किसी से नहीं किया, और ना ये बताने लायक था। मैं क्या बताता कि मैं 2 औरतों के साथ में अब शमशान की भूमि में गया था, उनके साथ मैं ना जाने क्या क्या कर रहा था। ये बताने लायक कोई बात है? मैं चुप रह गया था। मुझे लगा कि ये सब सपना है, आज रात मैंने देख लिया, अब दोबारा थोड़ी होगा, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन वो जो सीने पर निशान था, वो मुझे
थोड़ा कष्ट जरूर दे रहा था, दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा था कि आखिर ये मेरे को चोट कब लगी, किसने मेरे सीने पर नाखून मार दिया है। ये मुझे डरा रहा था। और अगली रात हुई, वैसे ही मैं हम लोग खाना खा करके आपस में अब जो वहाँ रहने वाले लोग थे बातचीत कर रहे थे। और इसके बाद सब अब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, मंडी में काम करने वाले, आज सब जल्दी सो गए। मैं भी जब देख लिया कि सारे लोग सो गए तो मैं भी अपने बिस्तर पर जा गिरा। अब कुछ ही देर के बाद मुझे नींद भी आ गई। अब फिर वही होने लगा। दरवाज़ा खुला और तब मुझे आवाज़ आई। अब मेरी आँख खुल गई। मुझे लगा कि कोई मंडी से आया है, इस वक्त में लेट आया है, मुझे देखना चाहिए। और मैं जब आंखें खोल कर देख रहा हूँ तो वही औरत मुझे नज़र आई दरवाजे से अंदर आते हुए। और मैं देख रहा हूँ कि बाकी लोग सब कोई सोया हुआ है, सब की आंखें बंद हैं। किसी को दरवाज़ा खुलने का आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, ना उस औरत का कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो औरत किसी की तरफ नहीं देख रही थी, सीधा मेरे बिस्तर के पास में आई। और मैं तो अपने आँख खोल कर देख रहा था। मुझे लग रहा था कि आज भी मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ। और वो औरत जैसे पहली रात को मेरे साथ किया था, और मेरे साथ उसने दोबारा वैसे ही किया। अब मुझे उठा करके, मैं जिस कपड़े में था, बिना चप्पल और बिना लुंगी का जैसे भी था मैं, और उसी अवस्था में वो औरत मुझे लेके चल पड़ी शमशान भूमि में। और वही सिलसिला फिर मेरे साथ में होने लगा। और 3 बजे से पहले पहले वो औरत मुझे बिस्तर पर लिटा के चली गई। और इसके बाद मैं फिर गहरी नींद में। लेकिन इस रात में एक सज्जन रात को उठे थे। वो मेरे जीजा के एक रिश्तेदार थे और मंडी में काम करते थे। उन्होंने मेरा बिस्तर खाली देखा, चप्पल वहीं रखा हुआ है। अगर मैं कहीं बाहर जाता तो नंगे पैर तो नहीं जाता, लेकिन वो सोचे कि कहीं इधर उधर मैं गया होगा, ज़्यादा उन्होंने गौर नहीं किया। और फिर अपने बिस्तर पर जाकर सो गए थे। मैं जब सुबह उठा ना तो मुझे बड़ा हैरानी हो रही थी, सर भारी भारी सा हो रहा था। और वो सपना क्या दूसरी बार भी आ गया, वैसे ही सेम सपना, ये कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कैसे भला इतना दूर जा सकता हूँ। और वो शमशान भूमि मैंने आज तक देखा नहीं था कि कहाँ पर है, और मैं उस जगह पर कैसे जा सकता हूँ जो चीज़ मैंने देखा नहीं है। और वो औरत गांव से कैसे यहाँ तक आ सकती है, सोचने वाली बात थी। मैं आज भी सोचा कि मैं उसी भयानक सपने को दोबारा देखा हूँ। कई बार लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, तो मैं भी अपने आप को अब समझाने की कोशिश करने लगा। अरे डरने की जरूरत नहीं राजू, ये हो जाता है, कई बार दोबारा भी सपना आ जाता है, तो डर मत तो। लेकिन जो नाखून था ना, जो मेरे सीने पर लगा हुआ था, निशान था, मैंने देखा कि आज भी बिल्कुल ताज़ा था, लेकिन उसमें जरा भी कोई खून रिसाव तक नहीं हो रहा था। खुजली हो रही थी उस जगह पर, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निशान था। तो ये कैसे हो सकता है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद तो यही सिलसिला मेरे साथ शुरुआत हो चुका था। हर रात वही औरत आती, मुझे जगा करके अपने साथ ले जाती, और शमशान भूमि में वो लड़की भी ना जाने कहाँ से आ जाती। ये सिलसिला मेरे साथ 15 रात तक चलता रहा था। इसके बीच जो मंडी वाले लड़के थे और मेरे जो जीजा थे, उनके रिश्तेदार, उन्होंने रात में उठकर के कई बार मेरे बिस्तर को देखा। जब वो बाथरूम वगैरह जाते थे तो मैं अपने बिस्तर पर होता ही नहीं था। आज सुबह में 3 बजे के बाद मैं अपने बिस्तर पर होता था, तो वो गौर कर रहे थे कि वो सोच रहे थे कि मेरा किसी लड़की के साथ में चक्कर है, इसलिए मैं रात को उठ जाता हूँ और चला जाता हूँ लड़की के चक्कर में। और वो डर से, लिहाज से मेरे जीजा के कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आपस में खुसर पुसर होने लगे और मेरे कान में फिर वही बात पड़ी। मैं उनको समझाने की कोशिश करने लगा कि देखो भाई,
मेरे साथ में कोई लड़की का कोई संबंध नहीं है। मैं कहीं उठ करके नहीं जाता हूँ, मैं तो अपने बिस्तर पर रहता हूँ। यकीन ना हो तो आप मुझे देख लेना बिस्तर पर हूँगा। मैं उस सपने की बात वो अपने दिमाग में लगा कर रखा था कि वो सब सपना ही है, ऐसा कुछ हकीकत में नहीं है। मैं जो सपना देख रहा हूँ और ये ना जाने क्यों मुझे बार बार एक ही सपना आ रहा है। अब मैं बताऊँ तो कैसे बताऊँ। अब जो भी लोग थे मेरी बात को मानने को तैयार नहीं थे और वो कहते थे कि राजू तो किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है और तू हम लोग से छिपा रहा है, बता नहीं रहा है। बता दे कौन लड़की है, कहाँ रहती है, कैसी है वो, तेरी शादी करा देंगे। लेकिन मैं बिल्कुल खामोश हो जाता। मैं बिल्कुल बता ही नहीं सकता था कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है। और वो लोग कभी मेरा पीछा नहीं किए। कब मैं गया कब आया उनको मालूम नहीं था। बस ये इतना जानते थे कि मैं बिस्तर से अपना गायब हूँ और जब मैं आ जाता तब उनको पता चलता कि मैं अपने अपने बिस्तर पर हूँ। ऐसा हर रात हो रहा था। धीरे धीरे ये बात मेरे जीजा के कान में पहुंची, लेकिन जीजा मेरे से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे इस विषय में। और अपने छोटे भाई से मेरे पास में उन्होंने पूछना शुरू किया, डायरेक्ट नहीं, अपने छोटे भाई के द्वारा। और वो जीजा जी के भाई जो थे कहने लगे कि राजू तेरे ये सब रात में क्या सुनने को मिल रहा है, तू कहाँ जाता है रात को, तो रात को आधी रात होते ही गायब हो जाता है और सुबह 3 बजे तो अपने बिस्तर पर अब सोया हुआ दिखता है। इसके बीच तू कहाँ रहता है, क्या तेरे किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? अगर हाँ तो बता दे भाई। मैं जब ये बात सुना अपने जीजाजी के भाई के द्वारा तो मैं एकदम आश्चर्य में और पड़ गया। मैं उनको समझाने की कोशिश करने लगा कि देखिए मेरा कोई किसी लड़की के साथ कोई चक्कर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका सोचना बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। खैर उस टाइम तो वो मान गए, लेकिन उन्होंने 3-4 लड़के को अब ऐसा तैनात कर दिया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ वो सब देखें और समझें। इसके बाद वो रात जब मैं उस लड़की के औरत के साथ में जा रहा था और जैसे ही दरवाज़ा खोल करके मैं बाहर निकला तब वो भी चारों लड़के सोए हुए थे और अचानक उठ गए। उन्होंने मेरे पीछा भी किया, गली गली में जाता रहा, वो हमारे पीछे आते रहे, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं था। और वो लड़की शायद उनको दिखाई भी नहीं दिया था, आगे आगे वो चल रही थी लेकिन देख नहीं पाए थे। जब मैं वो शमशान भूमि के पास पहुंचा तब उनको खटका हुआ। वो बेचारे चारों के चारों लोग डर गए थे। मैं जब शमशान भूमि के अंदर चला गया तब वो लोग डर के मारे अंदर नहीं आ पाए और वो वापस लौट गए थे। मैं सुबह 3 बजे के बाद अपना बिस्तर पर, और जैसे ही सुबह हुआ जीजा जी आ चुके थे, मेरे सामने खड़े थे और पूछ रहे थे कि राजू ये सब क्या चल रहा है, सच सच बता दे। मैं एकदम घबरा गया था जीजा जी को देख करके। उस टाइम मेरा तबीयत भी खराब लग रहा था, मुझे लग रहा था कि शरीर में कमजोरी आ चुकी है और मैं सही ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा कि शरीर में बुखार चढ़ गया है। जीजा जी मेरे सामने खड़े थे तो मैं डर के मारे कांप रहा था। अब मेरे से पूछ रहे थे कि तू अब आधी रात होते ही दरवाज़ा खोल करके जो कपड़ा तू पहना हुआ था और वही कपड़ा पहन करके तू बाहर निकल गया, चप्पल तक नहीं पहना, सीधा गली गली होते हुए तू शमशान भूमि में चला गया था। क्या करने गया था भाई, वहाँ क्या चल रहा है, सच सच बता राजू, इसी में तेरी भी भलाई है और हमारी भी भलाई है। मैं जीजा जी को बताना चाहता था लेकिन जैसे लग रहा था कि कोई मेरा गला को दबा रखा है, मुझे कोई बताने से मना कर रहा है कि नहीं ये सब बातें बताने के लायक नहीं है, ना तुम मत बताओ। जैसे कोई मुझे मेरे कान में बोल रहा है ये बात बिल्कुल मत बोलना, जो हो रहा है ऐसा होने दो। लेकिन जीजा जी इतनी आसानी से मुझे छोड़ने वाले नहीं थे, वो मुझे बुलवा कर की छोड़ा
अगर तू राजू नहीं बताएगा तो आज से तेरे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। और तू अपने गांव जा सकता है और हम लोग से रिश्ता सदा के लिए तोड़ करके। ना तेरे घर हम कभी आएंगे और ना तू मेरे घर आएगा। इसके बाद अब मुझे बोलना ही पड़ा। मैं बोला, जीजा जी, मैं जो ये सब करता हूँ ना, मुझे खुद मालूम नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ और एक औरत आती है, दरवाज़ा खुलता है और मेरे बिस्तर के पास पहुँच जाती है। और इसके बाद मुझे उठाती है। ना जाने मेरे ऊपर में क्या जादू करती है, मैं बिल्कुल डर नहीं लगता। और उसके साथ मैं खामोशी से चल पड़ता हूँ। वो मुझे शमशान भूमि के अंदर लेके जाती है और वहाँ पर एक और उससे कम उम्र की लड़की आ जाती है और उसके साथ हम रात बिताते हैं। और सुबह होने से पहले वो औरत मुझे इसी बिस्तर पर छोड़ के चली जाती है। जो भी सच्चाई थी अब मैंने बयान कर दिया जीजा जी के आगे। अब फिर भी मैं कहने लगा, जीजा जी, ये मेरा सपना हो सकता है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे यही सपना 15 दिन से लगातार आ रहा है। और जीजा जी, यहाँ देखो, मैं अपना बनियान हटा करके दिखाया कि देखो यहाँ पर एक घाव भी बना हुआ है। आइए, हर दिन घाव बिल्कुल ताज़ा दिखाई देता है। जब जीजा जी ने उस घाव को देखा तब उनको माजरा समझ में आ चुका था कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। आज शरीर में कमजोरी भी आ चुकी थी, बुखार भी चढ़ा हुआ था। अब उन्होंने देरी नहीं किया। उनके जो भी वहाँ पर मंडी में काम करने वाले वर्कर थे, उन्होंने पूछना शुरू किया कि तू किसी तांत्रिक को जानता है? अच्छा तांत्रिक कहाँ पर मिलेगा? हाँ, फिर उनमें से एक लड़का ने बताया कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो काली माँ का भक्त है। और तब जीजा जी मुझे उस लड़की के साथ में मुझे लेकर के और उस तांत्रिक के पास पहुँचे। तांत्रिक ने मुझे देखते ही अब एकदम डिक्लेयर कर दिया कि इस पर तो दो साया है, एक नहीं दो है। एक तो इसके साथ गांव से आई है और एक तो यहाँ लोकल है जो शमशान भूमि में रहती है, और दोनों मिलकर के इसको तबाह करने में लगे हैं। तुम सही वक्त पर आ चुके हो। अगर तुम लेट करते ना तो अगले 30 दिन के अंदर में ये जिंदा अपने गांव लौट कर नहीं जाता। इसकी अंतिम क्रिया इसी शमशान भूमि में तुम करते। ऐसा ये दोनों मिलकर कर रही थी ताकि इसकी आत्मा को हमेशा के लिए उसी शमशान भूमि में कैद करके रखा जाए। जब ये बात उस तांत्रिक ने, जो काली भक्त थे, बताया तो मैं तो डर के मारे कांप गया था। और वही हाल मेरे जीजा का था और साथ में आए हुए लड़के का था। जीजा ने हाथ जोड़ कर के तांत्रिक बाबा से बोला कि कैसे भी करो मेरे साले को अब जीवन दान दे दो। ऐसा कुछ करो कि ये दोनों आत्माएं मेरे साले के ऊपर से हट जाए। तब वो तांत्रिक बाबा बोले कि आप घबराओ मत, तुम सही जगह पर आ चुके हो, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा। इसके बाद कुछ वो चीज़ मंगवाई जीजा से, कुछ पर्ची बना के दिए और उसमें मेन चीज़ था एक काला धागा। काला धागा में मंत्र वगैरह किए वो, और उसमें 8 गांठ बना दिए थे। 8 गांठ बना करके अब बोले कि राजू अपने गले में डाल लो और ठीक 8वें दिन आना है सोमवार के सुबह। और फिर वैसे ही हमने किया। 8वें दिन जब सोमवार को पहुँचे तो उन्होंने उस काले धागे को गले से निकाल दिया और उसको फेंक दिया। अब फिर उसमें 4 गांठ बांध करके गले में लगा दिया। अब बोले कि अब 4 दिन के बाद में आना है। इसके बाद करते करते जब आखिरी गांठ रह गया, धागा बदल दिए थे, और तब बोले कि अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ मैंने सही कर दिया। हाँ, लेकिन ऐसा करो, इस लड़के को तुम जितना जल्द हो सके शादी करवा दो। नहीं तो हो सकता है कि 2 औरतें हैं, 2 लड़कियां हैं, कब क्या हो जाए मैं कुछ बोल नहीं सकता। इसके बाद जो जीजा थे उन्होंने मेरी शादी की बात छेड़ दी और 1 साल के अंदर अंदर ही मेरी अब शादी हो चुकी थी। मेरी दुल्हन गांव पे आ चुकी थी। अब मैं गांव पहुंच गया था। और इसके बाद जब ये बात मेरे पिताजी को पता चला ना तो वो भी अफसोस जाहिर कर रहे थे।
और कहने लगी मैं उस आत्मा को देखा था उस घर में आते हुए तेरे खाट के पास। मुझे लगा था उस टाइम कि कोई भटकती हुई रूह है, आत्मा है। अब मैं तो तांत्रिक हूँ, अब हमारे पास तो कई तरह के लोग आते हैं, उन्हीं के साथ में आ गई होगी। अब मैं उस डांट को डपट करके भगा दिया था। मैं सोचा कि अब दोबारा थोड़ी आएगी। अगर मुझे मालूम होता कि वो आत्मा मेरे लड़के को पकड़ रही है और उसका पीछा करते करते गुजरात पहुंच जाएगी, तो मैं उस आत्मा को जाने ही नहीं देता, यहीं पर पकड़ कर उसको दफना देता, ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी में कभी ना आए। इस बात का मुझे अफसोस रहेगा। लेकिन वहाँ के भी तांत्रिक ने, जो काली भक्त थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। इस चीज़ का मेरे पिताजी कहा करते थे, और सही मायने में ऐसा मैंने आज तक कभी अनुभव नहीं किया था। इसके बाद की बताऊं, शादी होने के बाद भी मैं जब साइकिल से बाजार जाता और उस जगह पर जहाँ पर वो चिता जली थी, मुझे ऐसा लगता कि उसी जगह पर वही औरत खड़ी है और मुझे निहार रही है, हाथ के इशारे से मुझे बुला रही है। अब मैं जल्दी से पैडल मारता हुआ उस जगह से निकल जाता हूँ। ऐसा मेरे साथ में बहुत बार हुआ था। इसके बाद मैं पिताजी को बताया था, तब वो कहने लगे तू चिंता मत कर, इसका भी मेरे पास उपाय है। और फिर उन्होंने अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग किया था। अब फिर वो औरत मुझे फिर दिखना बंद हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी राजू उर्फ राजीव जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।